Hello everyone, very good evening to all of you. So, dear students, welcome to Wings से Quran. As you people know that we have started a video series on Indian polity एंड इसमें हम कोशिश करेंगे कि इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर सकें एंड स्पेशली जो टॉपिक्स आपको जेके एसएसबी के सिलेबस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक्स मिलेंगे उनको भी हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर पॉलिटी सिलेबस में है तो ये वीडियो सीरीज़ आप कंप्लीट देखें। इसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सिंसियरली नोट्स बना के इसको देखेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखा कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा वो किस तरह से बनी, उसकी क्या स्ट्रेंथ थी, इलेक्शन कैसे हुए, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे हमने कंप्लीट कर दिया है एक ही वीडियो में। ओके, स्टैटिक पोर्शन को लेके। आज का हमारा जो वीडियो है ये रहेगा ऑन जस्ट ए सेकेंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू कवर दिस एंटायर टॉपिक इन ए सिंगल वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने असल में क्या क्या चीज़ें देखी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ने वाले थे कल। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया गया किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया गया 1934 में। ओके, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस है 1935 में कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियल डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ओके, एंड इसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताई हैं लेकिन सारी हम यहाँ पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में इंडिया भेजा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसके 3 मेंबर्स होते हैं। ओके, एंड देन इसके बाद इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में 1946। एंड इसके बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में क्रिएट हो जाती है। ओके, टोटल मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 389 फ्रॉम 3 डिफरेंट कैटेगरीज, ब्रिटिश प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स से 93 थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस से 296 थे। ओके, एंड इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक नॉमिनेटेड बॉडी भी थी एंड एक इलेक्टेड बॉडी भी थी। नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड ये दोनों तरह से थी, पार्शली नॉमिनेटेड एंड पार्शली इलेक्टेड आप इस तरह से कह सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है। सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ओके, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। एच.सी. मुखर्जी। ओके, तो ये आप याद करेंगे, ये इलेक्टेड थे लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट किया गया था, ये आप याद रखेंगे। एक और वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था कृष्णमचारी के वीटी कृष्णमचारी, कृष्णम आचारी आप ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। तो ये 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे लेकिन ये इलेक्टेड थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अपॉइंटेड थे, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इशू किया जाता है, यानी कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है एंड इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल फिलॉसफी को रखा जाता है। इसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हुई जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक इम्पॉर्टेंट कमेटी थी जिसके चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे। ओके, B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये चीज़ें सारी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक कमेटी यानी कि एक्सपर्ट कमेटी के नाम से बिठाई थी। ठीक है, इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना
एंड इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बहुत सारा मटेरियल रिक्वायर्ड था एंड उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके साथ साथ एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो ऑर्डिनरी लॉज थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही वहाँ पे उस टाइम पे बना रही थी, तो इसलिए इसको फर्स्ट पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक ए क्विक रिवीजन के जो हमने ऑलरेडी कल पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड एक दो इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 26 जनवरी 1950 को एनैक्ट होती है। ओके, पूर्ण स्वराज डे को कमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी जो है रिपब्लिक डे भी रखा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गई, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमें डिस्कस करना था एक्चुअल में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फीचर से। एंड पहला फीचर हमारे पास है, इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका क्या मीनिंग है, मैं आपको बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशंस को दो तरीक़ों से, बहुत सारी कैटेगरीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जब हम कैटेगराइज करते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। एक ये भी है कि रिटन एंड अनरिटन से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, रिटन एंड अनरिटन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगी। देखें, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन असल में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये सारी रिटन नहीं है, कुछ पार्ट इसका अनरिटन है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी, एज आई टोल्ड यू पीपल, तो उस टाइम पे देयर वेर, एज आई टोल्ड यू, there were 22 parts, there were 22 parts, there were 8 schedules and there were 395 articles। एंड आज जाके जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है एंड आज आपको इसमें मिलेंगे, यू विल फाइंड मोर देन 470 आर्टिकल्स, you will find 25 parts एंड आपको 12 schedules भी मिलेंगे इसमें आज, 12 schedules। ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता भी चुका हूँ। एंड इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहला हमारे पास जियोग्राफिकल रीज़न ये था कि कंट्री बहुत बड़ी थी। ओके, कंट्री बहुत बड़ी थी, तो इसलिए इतनी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी पड़ी। एंड इसके साथ साथ ज़्यादा बड़ी ज्योग्राफी होने के साथ साथ यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिविंग इन ए सिंगल कंट्री। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, सबके राइट्स को ध्यान में रखते हुए इतनी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी लिखनी पड़ी, बनानी पड़ी। ओके, एंड इसका एक और रीज़न था लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कि दोनों सेंटर एंड स्टेट के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर एंड स्टेट के लिए एक सिंगल, स्टेट्स के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, यानी पूरे भारत के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनानी पड़ी। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई। ओके, तो चलते हैं हम अपने सेकंड फीचर पे। ये क्लियर हो गया कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, एंड इसके बाद हम देखते हैं दूसरा फीचर जो ये है कि इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोविजंस मिलेंगे जो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं, कॉपी किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें,
तो ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ली हुई हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एंड इसके अलावा रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ली गई है, वो है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म, अब बाइकैमरलिज्म क्या है? जब लेजिस्लेचर में दो हाउसेज होते हैं, दो हाउसेज, यानी हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर है, उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा है, तो ये दो हाउसेज हो गए, तो इसलिए बाइकैमरल। अगर एक ही हाउस होता तो यूनिकैमरल कहते हैं उसे। ओके, तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बाइकैमरलिज्म है, यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है बाइकैमरल है, ये आप याद रखेंगे। ओके, एंड कैबिनेट सिस्टम भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम। हम ये इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ से कौन सी चीज़ बोरो की गई है। ओके, यहाँ पे हम सारी चीज़ें नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज का यहाँ पे जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका यही मीनिंग है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किए गए हैं। एक और एग्जाम्पल आप ले लें कि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, ये यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इसी तरह जुडिशियल रिव्यू की जब बात आती है तो ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है ये आइडिया। ओके, तो इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास DSPS यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं। एंड ये जो है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसी तरह बहुत सारे फीचर्स बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। USSR की अगर हम बात कर लें, 1991 से पहले जो रशिया था, इसके साथ और भी बहुत सारे स्टेट्स मिले हुए थे एंड एक ग्रुप था जिसको USSR कहते थे। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आइडिया है ये USSR की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है इंडिया ने। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इसीलिए कभी कभी इसको बोरोव्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बोरोव्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ एंड देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रेम्बल का आइडिया भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो आइडिया ऑफ प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो है एक इंट्रोडक्शन होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और वही इंट्रोडक्शन प्रेम्बल कहलाता है। ओके, प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, एक पूरा क्रक्स है कि पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो प्रेम्बल है इसकी जो लैंग्वेज है ये USA की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई है, जो आप देखते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर आप USA की कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा वी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये लैंग्वेज जो है ये वहीं से अडॉप्ट की गई है। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेम्बल है इसको N.A. पालखीवाला ने कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई प्रेम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एंड ये बहुत सारी इजी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये स्टैटिक चीज़ें, ये फैक्ट्स जो हैं ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से रिजिड है एंड किस तरह से फ्लेक्सिबल है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो असल में यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैंने आपको बताया कि एक्सपैंड होगी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस तरह से एक्सपैंड होती है? जब हम अमेंड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, थ्रू अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें चेंजेस लाई जाती हैं। ओके, थ्रू अमेंडमेंट हम चेंजेस ला सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, अमेंडमेंट का प्रोसीजर पार्ट 20 में दिया गया है, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 368। ओके, तो यहाँ पे क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशंस में जब हम चेंज लाते हैं तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। एंड जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशंस को हम दो कॉन्स्टिट्यूशन में दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास है रिजिड, तो रिजिड का मतलब भी है ठोस, सख्त होना। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंड करने के लिए हमें एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, एक स्पेशल प्रोसीजर की दरकार है, तब जाके कुछ ऐसे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंड हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमें सिंपल प्रोसीजर की ज़रूरत है, कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं चाहिए। ओके, तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली अमेंड किया जा सके उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देंगे। एंड जिसको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, एक स्पेशल सिस्टम ऑफ वोटिंग चाहिए, उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। अमेंडमेंट के टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे एंड वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, किस तरह से वोटिंग होती है। यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिक्सचर है रिजिडिटी का एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी कि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, जो आराम से आसानी से अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमें एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा था रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, ये दोनों है, रिजिड भी है एंड रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर पे एंड देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक चैप्टर मिलेगा फंडामेंटल राइट्स का, एंड एक और पार्ट है पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्ट 3 में है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। आप ये याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, असल में मैग्ना कार्टा ब्रिटेन ने एक चैप्टर लिखा लोगों के लिए जिसमें बहुत सारे राइट्स को डिफाइन किया गया, एंड इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा का नाम दिया जाता है। ओके, एंड ये ब्रिटेन ने 1215 में किया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर है जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ। एंड मैं आपको फंडामेंटल राइट्स सेपरेटली पढ़ाऊंगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एजुकेशनल राइट्स, एंड देन कम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों के लिए, लोगों के जो अधिकार हैं उनके पर भी एक सेपरेट चैप्टर है जिसको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ओके, एंड यहाँ पे लेकिन आप ये याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स का आइडिया जो है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलेंगी अंडर आर्टिकल 51A, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एट प्रेजेंट, एंड इसमें बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इस पे भी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोटे मोटे क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या क्या लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चैप्टर है ये पहले नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 1976 में आया। ओके, एंड मैं आपको बता दूं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आता है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये नॉवल फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉवल फीचर है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं दीज आर नॉन जस्टिसेबल।
यानी कि ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये डायरेक्टिव्स हैं, ताकि स्टेट कोई भी पॉलिसी अगर बना रहा है तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि लॉज पॉलिसीज बनाते टाइम इनको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो इसलिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर डायरेक्टिंग द इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट। ओके, बट दे आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर नॉन जस्टिसेबल। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप भाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। ओके, एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो आइडिया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। ये अडॉप्ट किया गया है आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ एंड देखते हैं हम कि हमारे पास एक और फीचर है, दैट इज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पे डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, इनमें एक कोऑपरेशन है, एक कोऑर्डिनेशन है, एक कोऑपरेशन है, एक कोऑर्डिनेशन मिलेगी आपको। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अपोजिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर सेपरेट। ओके, देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर in presidential form of government, but in parliamentary form of government executive and legislature they had a they had a kind of coordination and cooperation, and इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्ट्स एंड पॉलिसीज, इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मिलेगा एंड एक रियल एग्जीक्यूटिव मिलेगा। रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे आपके पास प्रेसिडेंट है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये मिलेगी आपको कि जो लोकसभा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये डिसॉल्व भी हो सकता है। लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, तो लोअर हाउस जो पार्लियामेंट का है इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है टर्म से पहले। वो सारी चीज़ें हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, यहाँ से आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आपको एक और चीज़ यहाँ पे ये आप याद रखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आपको मेजॉरिटी रूल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं वही गवर्नमेंट बना सकती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, एंड ये ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इन्होंने आइडिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे एंड यू विल सी कि देयर इज़ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी बट एट द सेम टाइम देयर इज़ जुडिशियल सुपरमेसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई पार्लियामेंट सॉवरेन है, यानी कि पार्लियामेंट आपको पता है कि सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। ओके, कोई भी लॉ जो है एट द एंड लास्ट जो रिजॉर्ट है, पार्लियामेंट से बड़ा कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो लॉज बना सके। ओके, तो लॉज बनाने का एक्सक्लूसिव पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के पास है। ऑफ कोर्स स्टेट लेजिस्लेचर्स भी लॉज बनाते हैं, लेकिन सबसे
सुप्रीम बॉडी जो है लॉ मेकिंग बॉडी वो पार्लियामेंट है। एंड इसके साथ साथ पार्लियामेंट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकता है। ओके, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकता है, चेंजेस भी ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो होगी पार्लियामेंट्री सोवर्निटी के, पार्लियामेंट को इतनी सोवर्निटी है कि वो लॉज बना सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज जुडिशियल सुपरमेसी, कि जब यहाँ पे जुडिशरी की बात आती है यानी कोर्ट्स की बात आती है, तो कोर्ट्स क्या है हमारे, ये इंटरप्रेट करने के लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड यहाँ पे जुडिशियल सुपरमेसी किस तरह से है कि कोर्ट जो हैं, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कि किसी राइट्स किसी के राइट को वायलेट कर रहा है, तो वहाँ पे जुडिशरी जो है यानी कि कोर्ट्स जो हैं उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। वो लॉ जो है वो पास ही नहीं होगा, वो बिल पास ही नहीं होगी। ओके, सो दिस इज जुडिशियल सुप्रीमेसी के एक तरह का चेक है किस पे, पार्लियामेंट के पावर्स पे। जुडिशरी एक चेक रखती है पार्लियामेंट के पावर्स पे कि भाई पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रहा है क्या वो सही लॉज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्या उन लॉ से किसी के फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई और राइट जो है वो वायलेट तो नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह से एक तरह से पार्लियामेंट्री सुपरमेसी भी है, पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट एट द सेम टाइम जुडिशियल सुपरमेसी है कि यानी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना रहा है जो किसी के राइट्स को वायलेट कर रहा है, अगर बना रहा है तो कोर्ट्स उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। सो जुडिशरी हैज़ अ सुप्रीम पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि देयर इज़ वन मोर थिंग, तो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी जो है ये कॉन्सेप्ट है किसका, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है एक सोवरेन बॉडी है एंड कम्प्लीटली सोवरेन है। लेकिन ये जुडिशियल सुपरमेसी वाला जो आइडिया है ये यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन का है। ओके, कि भाई जुडिशरी जो है फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर रहे हो तो एट द एंड जुडिशरी उसको चेक करेगी कि भाई इसकी वजह से कोई मेजर चेंज तो नहीं आ रही है, किसी के राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे 1973 में क्या हुआ, एक वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, एंड ये केस का नाम है केशव नंदा भारतीय केस, केशव नंदा भारती केस 1973। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि भाई पार्लियामेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है, लेकिन ध्यान ये रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता कौन, पार्लियामेंट। बेसिक स्ट्रक्चर किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ट एंड ब्रेन की तरह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में हार्ट एंड ब्रेन का फंक्शन है, बहुत इंटीग्रल फंक्शंस है, अगर ये दो ऑर्गन्स हम निकाल दें तो बंदा जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पिलर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड अगर पार्लियामेंट उनको चेंज कर रहा है तो उन लॉज को नल एंड वॉइड कर देगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर में रूल ऑफ लॉ होता है। ओके, तो दिस इज काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। अमेंडमेंट जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अनदर फीचर इज फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है उसको फेडरल रखा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको देख के लगेगा कि भाई ये फीचर्स के अकॉर्डिंगली तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। अब किस तरह से है, सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है। ओके, डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर यानी कि आपको पता होगा एक स्केड्यूल है, स्केड्यूल 7, इसमें है लिस्ट्स,
तीन तरह की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, एंड यूनियन लिस्ट में वही चीज़ें हैं जिन पे सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में वही चीज़ें हैं जिन पे स्टेट लॉ बना सकता है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीज़ें हैं जिन पे दोनों लॉज बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट जो है सेपरेट हैं, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को सेपरेट पावर्स हैं लॉज बनाने के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक तरह से पावर का डिवीजन हो रहा है। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, फ्लेक्सिबल भी है बट रिजिड भी है। अब रिजिड फेडरल फीचर कैसे हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, ये फेडरल फीचर इस तरह से है कि अगर पार्लियामेंट अमेंड करना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि पार्लियामेंट को ही पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, और यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर सकता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन पार्लियामेंट जब अमेंड कर रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, एज आई टोल्ड यू पीपल, एंड उनको अमेंड करना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जिनसे स्टेट अफेक्ट हो रहे हैं। अगर उनको पार्लियामेंट ईजिली अमेंड कर ले तो स्टेट्स पे बहुत इम्पैक्ट आ जाएगा बार बार, क्योंकि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, लेकिन इसीलिए कुछ फीचर जो हैं रिजिड हैं, तो इस वजह से पार्लियामेंट जो है आसानी से नहीं कर सकता अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो इस तरह से ये एक फेडरल फीचर है। एंड इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाई कैमरल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि यू हैव लोकसभा एंड यू हैव राज्यसभा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि लोकसभा जो है ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल। ओके, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में हम ही वोट डालते हैं ना, लेकिन राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड इसमें कॉमन मासेस जो हैं, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया जो है वोट नहीं डालते हैं, इसका एक डिफरेंट तरीका होता है इलेक्शंस का, रिप्रेजेंटेशन का। हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के होने से स्टेट्स भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये भी एक फेडरल फीचर हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी एज वेल, यानी कि स्ट्रक्चर आपको फेडरल मिलेगा, लेकिन एट द एंड जो है सेंटर स्ट्रॉन्ग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि सारी बातें एट द एंड सेंटर तक आती हैं, सेंटर हैज ओवरराइडिंग पावर्स। ओके, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ सेंटर ही अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है। एंड इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यू हैव सिंगल सिटीजनशिप, ये भी एक यूनिटरी फीचर है कि भाई आप अगर देखो यूएसए की एग्जांपल ले तो यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, एंड हर स्टेट जो है वो यूएसए का भी सिटीज़न है एंड उस पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीज़न है। लेकिन इंडिया में ये केस नहीं है, इंडियन सिटीजन्स आर इंडियन सिटीजन्स, वो तमिलनाडु के सिटीजन्स नहीं है, जेएंडके के सिटीजन्स नहीं है, आंध्र प्रदेश के सिटीजन्स नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। एंड वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि स्टेट्स जो हैं, जस्ट लेट मी वाइप दिस, यस, दो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताया कि आर्टिकल 1 जो है डिफाइन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक स्टेट्स का ग्रुप है जो मिल के इंडिया बनाता है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल, यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि यूनियन टूट नहीं सकती, बट स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल, स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि भाई यूनियन नहीं टूट सकती लेकिन स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल, स्टेट्स को हम तोड़ सकते हैं। कैसे? आपने देखा कि जे.एंड.के को इन्होंने तोड़ के 2 यूटीज़ में बना दिया, जे.एंड.के एंड लद्दाख। इसी तरह से आपने ये भी देखा कि आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में अलग अलग कर दिया पार्लियामेंट ने। तो इस तरह से स्टेट्स तोड़े जा सकते हैं, उनके नाम चेंज किए जा सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज की जा सकती हैं, लेकिन यूनियन नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि
स्टेट्स यूनियन से बाहर नहीं निकल सकते। JNK वाले ये नहीं कह सकते कि भाई हम चले अब पाकिस्तान का पार्ट बनने। ओके, सो दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट this is not permitted in Indian constitution because states are union is indestructible but states are destructible. Okay, states within the union तोड़े जा सकते हैं लेकिन स्टेट यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो एंड हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ और फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहता तो इसको एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देते, लेकिन उससे मज़ा नहीं आएगा, पूरी तरह से समझ आना चाहिए एंड विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आप बस इसी तरह बने रहें, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स से उड़ान। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।